जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करने वाले हैं आज खोटा व्याकरण। खोटा व्याकरण का ये ऑब्जेक्टिव सीरीज होगा और ये ऑब्जेक्टिव सीरीज आपके 50 क्वेश्चंस पर 50 क्वेश्चंस के ये सीरीज होने वाला है। आपको लगभग यहाँ पे आपको 20 सीरीज यानी लगभग 1000 खोटा के प्रश्न आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपको लगभग 20 सीरीज में 50-50 क्वेश्चन करके अगर हम देंगे तो लगभग आपके 1000 प्रश्न खोटा के ऑब्जेक्टिव के हो जाएंगे ग्रामर में, जो कि खोटा ग्रामर से इससे ज़्यादा प्रश्न कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना तो गारंटी है। तो खोटा ग्रामर में जितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके लाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आपको खोटा ग्रामर में कम से कम एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटे। उसके बाद फिर हम आगे सीरीज में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आएंगे तो उन सारी चीज़ों को हम लेकर के आते रहेंगे। और जल्द ही हम लाइव सेशन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें काम चल रहा है। जैसे ये सारा चीज़ कंप्लीट होता है उसके बाद हम इन चीज़ों को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ताकि आने वाले अगले सारे वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे और उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास चला जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले जो वो है खोटा वर्ण परिचय से, है ना। खोटा वर्ण परिचय से शुरू करने वाले हैं। 2 क्लास इसका आएगा, वर्ण परिचय से 2 क्लास इसका आएगा। उसके बाद टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, टॉपिक वाइज प्रश्न मिलेगा और आपको 50-50 क्वेश्चंस का ये सीरीज होने वाला है। तो ये 2 सीरीज आपको यहाँ से वर्ण परिचय का मिलेगा। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा पूरा कंप्लीट ग्रामर का आपको यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि खोटा भाषा पहिल व्याकरण के नाम बतावा। तो सबसे पहले तो सवाल उठता है कि आखिर में खोटा व्याकरण हम पढ़ने जा रहे हैं, तो खोटा भाषा में जो पहला व्याकरण का नाम आता है वो क्या है। तो याद रखेंगे, इसका नाम जो आता है वो है खोटा सहित सदानिक व्याकरण। खोटा सहित सदानिक व्याकरण ये ए.के. झा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो ये आपको याद रखना है कि खोटा में सबसे पहला व्याकरण जो पुस्तक है वो है खोटा सहित सदानिक व्याकरण, जिसको लिखा है डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा। ए.के. झा ने इसको लिखा है, तो याद रखेंगे ए.के. झा। ए.के. झा जी का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो अजीत कुमार झा, ये आपको नाम याद रखना है। अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है। अगला सवाल है कि जकर खेचा नाय करल जाए ओकरा कहल जाए, यानी जकर खेचा यानी कहने का अर्थ है जिसको तोड़ा और नहीं जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, है ना, वर्ण कहते हैं। तो इसको खोटा में अगर शुद्ध लिखा जाए तो वर्ण लिखाता है। ध्वनि यानी ध्वनि को इस तरह से लिखा जाता है। शब्द को शब्द लिखा जाता है। तो खोटा में थोड़ा सा खोटा शब्दावली कठिन होता है। जैसे आप धीरे धीरे इन चीज़ों को आदत डालेंगे, हो सकता है कि आगे आपको ये वीडियो में या सवालों में हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको जेन्युइन जो हिंदी शब्दावली है वैसे ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप उन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ऐसे शब्दावली हैं जहाँ पे लिखना खोटा हमेशा थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको पुस्तक, चाहे वो पुस्तक हो या तो और कहीं भी हो, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ हिंदी शब्दावली आपको मिल ही जाएगा। लेकिन कोशिश किया जाना चाहिए कि आपको खोटा में ही लिखा जाए, जिससे आपका आदत डला जाएगा। और आगे चल करके मान लेते हैं अगर आप जेपीएससी मेंस वगैरह लिखते हैं, अगर जेपीएससी मेंस वगैरह सपोज दैट अगर आप लिखते हैं एग्ज़ाम, तो वहाँ पे क्या है कि कम्प्लीटली आपको खोटा में लिखना होता है। वहाँ पे क्या है कि आपको अगर आदत नहीं है खोटा लिखने का या तो खोटा समझने का, पढ़ने का, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप नहीं लिख पाएंगे, वहाँ पे आप गलती कर लेंगे। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी वर्ण। तो जिसको खेचा या जकर खेचा ना करल जाए ओकरा वर्ण कहल जाए। सपोज दैट वर्ण कई तरह के होते हैं, आगे हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों को। चलिए, वर्ण के व्यवस्थित समूह के कहल जाए, तो यानी वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो इसे वर्णमाला कहा जाता है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है वर्णमाला। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि वर्ण के प्रत्यय बतावा, यानी वर्ण के प्रत्यय बतावा। वर्ण का प्रत्यय आपको बताना है कि क्या होगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। वर्ण के शुद्ध रूप लिखा। अगर वर्ण को आपको शुद्ध लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो वर्ण आप सभी को पता है कि खोटा में व के जगह पे जो लिखाता है वो ब का प्रयोग होता है ना। और कई जगह पे
ओ का भी प्रयोग होता है, इसके जगह पे ओ का भी प्रयोग होता है। जैसे अगर कहीं लिखा हो वकील, तो वकील को ओकील बोला जाता है ना, वकील को ओकील बोला जाता है। इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा ओकील। तो ये खोटा में सब शुद्ध होता है, या तो फिर वकील भी बोला जाता है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इस न का प्रयोग जो है वो खोटा में नहीं होता है, इसके जगह पे आपको ये न का प्रयोग करना है ना। मूर्धन्य न का प्रयोग नहीं करना है, ये आपको हमेशा दंत न का प्रयोग करना है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कहीं भी अगर आप कोई कुछ भी वैसा शब्दावली लिखा हो तो वहाँ पे इस न का प्रयोग जो है वो नहीं होगा। अगर वहाँ पे वो चीज़ जुड़ा हुआ है तो वो गलत होगा। साथ ही साथ ऊपर में जो आधा र होता है ये भी खोटा में जो है वो प्रयोग नहीं होता है, उसके जगह पे पूरा र का प्रयोग होता है। और भी कुछ कई ऐसी चीज़ हैं जो इनका प्रयोग जो है खोटा में नहीं होता है। तो आगे उन सारी चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम हटाना चाहें तो जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर में आधा र है वह है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये काट दिए। ये ब तो ठीक है, लेकिन इस न का प्रयोग ये किया गया, आधा र का प्रयोग किया गया, ये भी गलत होगा। ब और र ठीक है, लेकिन इस न का प्रयोग हुआ है तो ये भी गलत होगा। तो इसका सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ण। तो इस तरह से याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी। तो चाहे आप वर्ण इस तरह से लिख सकते हैं या वर्ण लिख सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे ऊपर में र का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये भी उतना सही नहीं है। लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर ऑप्शन में इस तरह से नहीं मिले और इस तरह से मिले तो आप इस तरह के चीज़ों को टिक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि आपको इस र के बदले में पूरा र लिखा जाए। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि वर्ण के प्रकार कई गो है। तो वर्ण टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आइए थोड़ा सा हम नीचे देख लेते हैं। तो वर्ण सबसे पहले आपको याद रखना है 2 होता है, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। क्या स्वर वर्ण होता है, क्या व्यंजन होता है, उन चीज़ों को भी हम आगे बात करेंगे। एक एक करके आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स को हम क्लियर करते चलेंगे। और एक तरह से अगर बात किया जाए तो अगर वर्ण परिचय हम कंप्लीटली 100 क्वेश्चंस आपको अगर बता देंगे तो वहाँ से आपको एक भी ऐसा प्रश्न नहीं लगेगा जो कि यहाँ से आपका छूटने वाला है। और अगर वैसा कुछ लगेगा आपको कि छूट रहा है इस सेक्शन को, तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि इस सेक्शन को आप छोड़ रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी हम आगे इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि खोटा भाषाएं अक्षर कई गो अक्षर प्रयोग करल जाए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि स्वर हो या व्यंजन हो, लेकिन टोटल हम कितने वर्णों का प्रयोग करते हैं? तो अगर बात करें खोटा में जो प्रयोग किया जाता है उसमें से वर्णों का प्रयोग जो है वो कई जगह पे अलग अलग आधार पे कई सारे पुस्तकों में ये अलग अलग डाटा दिया हुआ है। थोड़ा ये विवादित प्रश्न है, लेकिन फिर भी आपको हम सारा डाउट क्लियर करते चलेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी जो है वो सही हो जाएगा, 35 या 37। कैसे कैसे होगा और कौन कौन सा होगा उन चीज़ों को हम नीचे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कई जगह पे आपको 35 मिलेगा, कहीं 37 मिलेगा, कहीं 39 मिलेगा। क्यों मिलेगा उन चीज़ों को हम एक एक करके हम सारा डाउट क्लियर करते हैं। चलिए नीचे जैसे देखिए यहाँ पे सारा लिखा हुआ है क ख ग घ। अंगा का प्रयोग तो आपको नहीं होता है वर्ण में, तो ये चीज़ आपको अंगा नहीं मिलेगा। च छ ज झ इया ये पूरा हो गया। ट ठ ड ढ मूर्धन्य न का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। त थ द ध दंत न प फ ब भ म र ल और स और ह। यहाँ से टोटल जो आपके बनते हैं वो टोटल 27, ये टोटल 27 वर्ण यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 2 और इसमें जुड़ता है अंतस्य य और व, अंतस्थ य और व, ये 2 और जुड़ जाता है। कहीं कहीं पे आपको क्या है कि ये काउंट होता है, तो अगर ये काउंट होता है तो 29 होता है। और कई जगह पे कई पुस्तकों में आपको ये 2 अलग ड और ढ ये दोनों का भी प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 31 हो जाता है। अब देखिए कहीं अगर इस 27 तो नॉर्मल हो गया, उसके बाद 2 अगर ये अंतस्य य और व जोड़ते हैं तो 29 हो गया, और अगर इसमें भी 2 जोड़ते हैं तो 31 हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इन तीनों में से कोई भी मिले तो समझ लीजिए कि वो आप ऑप्शन टिक करेंगे। लेकिन अगर सपोज दैट तीनों ऑप्शन दिख जाए तो हो सकता है कि डी में आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन देगा, और नहीं तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा आपका सटीक जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है, तो 29 इसमें ज़्यादा सही उपयुक्त होने वाला है। यानी बीच का रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा, है ना आगे ना पीछे, आपको बीच का रास्ता 29 आपको अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा और चाहें तो आप 27 भी, कई जगह पे आपको 27 मिलेगा, 31 मिलेगा।
तो अभी हमने बात किया कि 39 हमने बात किया, तो आइए हम बात करते हैं उन सारी चीज़ों को। अब ये तो हमने देख लिया कि ये सारा व्यंजन को हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं स्वर का। तो स्वर खोठा में जो प्रयोग होता है वो टोटल 8 स्वर का प्रयोग होता है। अ, अम्य अ, हरसु ई, दीर्घ ई, हरसु उ, दीर्घ उ, हरसु ए और ओ। ये 8 स्वरों का प्रयोग जो है वो खोठा में होता है। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कोई खोठा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। इसमें से हरस्व स्वर की बात करें तो अ, हरस्व ई और हरस्व उ, ये 3 तो हरस्व स्वर के रूप में प्रयोग होता है। दीर्घ स्वर में अगर बात करें तो अम्य आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। लेकिन ए और ओ ये 2 ऐसे चीज है जो दोनों के रूप में प्रयोग होता है संयुक्त रूप से। संयुक्त रूप से कहने का अर्थ है ये हरस्व के रूप में भी प्रयोग होता है और दीर्घ के रूप में भी होता है। ये दोनों के रूप में प्रयोग होता है ए और ओ को। तो कई बार सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वर्ण है जो कि हरस्व और दीर्घ दोनों वर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ए और ओ को। अब यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे हमने 8 जो लिखा, यहाँ पे 2 चीज़ आपको छूटता हुआ नजर आ रहा होगा। एक तो आए और एक आओ, ये 2 चीज़ नहीं आ रहा है। तो आए अगर जहाँ पे बात करें तो खोठा में आय का प्रयोग नहीं होता है। इसके जगह पे इस तरह से लिखा जाता है अ और हरस्व ई। और कहीं पे औ हो तो औ के जगह पे अ और हरस्व उ का प्रयोग होता है खोठा में। याद रखेंगे सही ये होता है, ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से खोठा में अय ये गलत होगा, ये सही होगा। जैसे आइए हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है ऐनक, तो ऐनक आपका ये गलत होगा। ऐनक लिखना हो तो आपको खोठा में इस तरह से लिखना पड़ेगा, है ना। इस तरह से खोठा में ऐनक लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर एक शब्द हम लिखे औरत, अगर हमने लिखा औरत तो औरत ये खोठा में, खोठा का शब्दावली के अनुसार से ये गलत है। अगर सही इसको लिखना चाहे तो अ, हरस्व उ, र और त, इस तरह से औरत जो है वो सही होगा खोठा में। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले हमने क्या बताया कि कहीं पे आपको 27 बताए तो 27 व्यंजन वर्ण बताया, तो 27 में अगर 8 जोड़ेंगे, फिर से 28 लिख रहा है, 27 और इसमें 8 जोड़ेंगे तो कहीं आपको 35 मिलेगा। अगर 29 में 8 जोड़ेंगे, 29 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 37 होगा। और अगर 31 में 8 जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो कहीं पे अगर टोटल अक्षरों की बात करें तो 35, 37 और 39, ये तीनों जो वो सही होता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होगा वहाँ पे किस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। तीनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन आपको ज़्यादा डिफरेंस वाला ऑप्शन मिलेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। खोठा भाषा प्रयोग ना करल जाए, तो इनमें से किसका प्रयोग जो है वो खोठा भाषा में नहीं किया जाता है। तब यहाँ से इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन इसका डी जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी अंगा और मूर्धन्य न, ये दोनों का प्रयोग नहीं होता है खोठा में। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कहीं पे आपको अगर लिखा हुआ इस न का प्रयोग हुआ है तो उस न के बदले में आपको क्या करना है, इस न का प्रयोग करना है, यानी दंत न का प्रयोग करना है। मूर्धन्य न के जगह पे दंत न का प्रयोग कर देना है चेंज करके। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे इन सारे चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर बोलता है कि खोठा में प्रयोग ना करल जाए, इनमें से ये सारा वर्ण जो है वो खोठा में प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन कौन सा, अंगा, मूर्धन्य न, तालव्य स, मूर्धन्य श, संयोगी छ, त्र, ज्ञ, ये प्रयोग जो है वो खोठा में नहीं किया जाता है। ये आप ध्यान से रख लेंगे याद। अंतस्य य और व का प्रयोग कहीं कहीं होता है, लेकिन इसका भी प्रयोग खोठा में नहीं करना चाहिए। अंतस्य य का प्रयोग जो वो अलग अलग रूप में होता है, कहीं पे ज के रूप में होता है, कहीं पे य के रूप में, इस य के रूप में होता है ना। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर व की बात करें तो व के बारे में हमने बताया कि व जो है वो कहीं पे ब के रूप में या तो फिर ओ के रूप में, इन दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अ और व का प्रयोग जो वो खोठा में लगभग ना के बराबर किया जाता है। अगर कहीं पे आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्द आपको छांटना अगर आपको पड़े तो वहाँ पे अ और व अगर दिखाई दे तो उन चीज़ों को आप हटा सकते हैं, वहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्द आपको छांटना है, जैसे अगर हम सपोज दैट एक सवाल लिखते हैं, जैसे एक हमने लिखा धनुष, धनुष,
और चौथा मान देते कोई भी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ना ही इस स का प्रयोग होता है ना ही इस स का प्रयोग होता है, खोठा में केवल इस स का प्रयोग होता है, इसलिए इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो याद रखेंगे ना ही तालव्य श और ना ही मूर्धन्य श, ये दोनों का प्रयोग जो वो खोठा में नहीं होता है, इसके जगह पे आपको इस स का प्रयोग करना है, यानी धन स का प्रयोग करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका जो है वो खोठा के अकॉर्डिंग जो वो सही होगा। हिंदी के लिए आपका ये सही होगा, है ना, हिंदी के लिए, क्योंकि आपका हिंदी का आदत बैठा हुआ है तो हो सकता है कि लगेगा ये सही होना चाहिए, लेकिन याद रखेंगे अगर हिंदी खोठा के हिसाब से चलेंगे तो ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भाषा के सबले छोट इकाई की है, तो भाषा के सबले छोट इकाई की बोलल जाए वर्ण। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई को माना जाता है। जैसे अगर बात करें जैसे पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था में या तो किसी भी शासन व्यवस्था में अगर देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई जो माना जाता है वो पंचायती राज व्यवस्था है। और पंचायती राज व्यवस्था में जैसे हमने देखा पहले वार्ड था, वार्ड के ऊपर में क्या था, मान लेते हैं जो भी था प्रमुख पंचायत समिति वगैरह जो बनता है ना, सरपंच वगैरह मान सकते हैं आप, सरपंच वाला। फिर उसके बाद है मुखिया, मुखिया के ऊपर था जिला परिषद। तो वार्ड परिषद जो होता है वो सबसे छोटी इकाई जिस तरह से माना जाता है। उसके बाद सब ऊपर में जाता है, मुखिया है, मुखिया के बाद जिला परिषद है, जिला परिषद के बाद विधायक होता है, फिर संसद है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता जाता है, मुख्यमंत्री हो गया, फिर आगे प्रधानमंत्री, जो भी चीज़ है ये सारा चीज़ आपको आगे बढ़ता जाता है। लेकिन सबसे छोटी इकाई अगर देखा जाए तो वार्ड होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर भाषा में अगर सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछे तो वो होगा वर्ण होगा। जैसे अगर क, तो क क्या हो गया, यहाँ पे हमने वर्ण माना। क में अगर और भी आकार वगैरह हो गया तो कुछ कुछ चीज़ें आपको जोड़ दिए, फिर वहाँ से एक शब्द बनाया। कई सारे वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनाते हैं। शब्दों को जोड़ करके कई सारे शब्द को मिला करके क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, है ना। कई सारे शब्दों को मिला करके वाक्य बनाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये चलता रहता है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला अभी हमने समझा है कि क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। खोठा भाषा में कितना स्वर वर्ण है? तो अभी हमने बात किया थोड़ी देर पहले 8 स्वर वर्ण है। कौन कौन सा होता है? तो अ, अमिया अ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ। क्योंकि आय और औ का प्रयोग जो है वो खोठा में नहीं होता है। जैसे आय और औ। फिर 2 और छूट रहा है, अंग और अह, इसका भी प्रयोग जो वो खोठा में नहीं होता है। तो ये चारों का जो प्रयोग जो है वो खोठा में नहीं होता है। टोटल 12 खड़ी में आपने पढ़ा होगा तो 12 में 8 का प्रयोग होता है, ये 4 का प्रयोग नहीं होता है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आय की जगह पे अभी हमने बात किया कैसे प्रयोग करेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। कौन कौन सा है? तो एक बार फिर से हम स्वर वर्ण को देख लेते हैं। अ, अमिया अ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ। यहाँ पे 8 आपको याद रख लेने। चलिए अगला सवाल है कि खोठा भाषा में कितना व्यंजन वर्ण है? खोठा भाषा में अगर व्यंजन वर्णों की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 27, 29 और 31। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 27 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है और 31 भी हो सकता है ना। जिस तरह से हम लोग जोड़ेंगे टोटल जिस तरह से हम जोड़ेंगे उस तरह से आपका आंसर जो है वो सही होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। जैसे यहाँ पे 27 तो हमने पहले बात कर लिया था। 2 हमने अगर अंतस्या य और व को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा और इसको भी जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखने है। एकर में कौन ह्रस्व स्वर है? तो ह्रस्व स्वर की अगर बात करें तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होता है तो इसके पहले हम बात कर चुके हैं। तो अमिया आ और दीर्घ ई, तो दीर्घ ई नाम में ही दीर्घ दिख रहा है तो ह्रस्व तो हो नहीं सकता है। ह्रस्व अ और ह्रस्व ई, तो यानी आंसर इसका ये हो जाएगा। आय और औ का प्रयोग तो खोठा में होता ही नहीं है तो ये हटा देंगे ऐसे भी। तो इस तरह से प्रयोग करके आप चाहे तो आंसर कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से ह्रस्व स्वर का कौन कौन सा हुआ? अ, ई और ह्रस्व उ। ए और ओ कहीं कहीं प्रयोग होता है, यानी ए ह्रस्व और दीर्घ दोनों के रूप में प्रयोग जो वो किया जाता है। कौन दीर्घ स्वर है? इसमें से बताना आपको कौन सा दीर्घ स्वर है। तो अमिया आ और दीर्घ ई, अ और उ, आय और ओ, आओ। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका ओ ए। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से दीर्घ ई में किसका किसका प्रयोग होता है। तो दीर्घ स्वर में अमिया आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए और ओ, ये दोनों के रूप में होता है। आय और औ के खोठा प्रयोग जो है वो नाय करल जाए। जैसे आय अगर लिखना हो तो आई लिखेंगे और औ अगर लिखना हो तो औ लिखेंगे। इस तरह से प्रयोग जो वो खोठा में किया जाता है। अगला सवाल है कि खोठा भाषा में प्रयोग नाय करल जाए।
तो खोटा भाषा में इनमें से किसका प्रयोग जो वो नहीं किया जाता है? तो खोटा भाषा में याद रखेंगे तालव्य श और मूर्धन्य श, ये दोनों स का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। इसके जगह पे एकमात्र स का प्रयोग जो होता है वो खोटा में ये होता है। कहीं भी अगर आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्द छांटना हो तो अगर ये दोनों स दिखाई दे तो पहले उसको हटा दीजिए, ये वो ऑप्शन ही आप काट दीजिए। सिर्फ खोटा में आपको ये स याद रखना है, इसके अलावे कुछ भी याद नहीं रखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर न का बात आए तो सिर्फ ये न आपको याद रखना है, मूर्धन्य न दंत न का मूर्धन्य न का प्रयोग नहीं करना है। तो उसी प्रकार से इन सारी चीज़ों का याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। जिसका जिसका प्रयोग हम नहीं करते हैं एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं। तालव्य श, मूर्धन्य श, न, अंगा, संयोगी छ, त्र और ज्ञा, इसका प्रयोग जो वो खोटा में नहीं होता है। स्वर्ण वर्ण है, तो स्वर्ण वर्ण की बात किया जा रहा है कि स्वर्ण वर्ण इनमें से कौन सा है जो स्वर्ण वर्ण है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि स्वर्ण वर्ण होता क्या है, तो आगे हम बात करेंगे। इसके अगला क्वेश्चन जो है वो उसी से रिलेटेड होगा, लेकिन पहले यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको आंसर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सवर्ण यानी होता क्या है, तो सवर्ण को हम क्या कहते हैं? सजातीय कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय, इसको हम कहते हैं सजातीय। अब सजातीय, सजातीय यानी समान जाति का, है ना, सजातीय यानी समान जाति का, और विजातीय यानी विभिन्न जाति का। तो अब यहाँ पे देखिए एक ए है और एक अ है, ये दोनों जो वो अलग अलग जाति का दिख रहा है। एक अ है एक उ है, ये दोनों अलग अलग जाति है। यहाँ पे अ है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे अलग जाति है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में अ, अम या आ, ये दोनों एक जाति का है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सवर्ण वर्ण के कहल जाए, तो सवर्ण वर्ण के की कहल जाए, तो अभी हमने बात किया, इसे क्या कहा जाता है? सजातीय कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि सजातीय होता क्या है सर, तो चलिए इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो सजातीय की अगर बात करें तो अगर आपको लिखना हो तो अ, अम या अ एक जाति का हो गया, तो ये हो जाएगा। हरस्व ई, दीर्घ ई, ये दोनों एक जाति का है। ए, आय, ये दोनों एक जाति का है। हरस्व उ, दीर्घ उ, ये दोनों एक जाति का है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? सजातीय कहेंगे। तो इस तरह से सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल है, असवर्ण वर्ण है। असवर्ण वर्ण यानी असवर्ण का मतलब होता है विजातीय। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया, सवर्ण की बात करें तो सजातीय, असवर्ण वर्ण की बात करें तो विजातीय। इसे हम क्या कहते हैं? विजातीय। विजातीय यानी अलग अलग जाति का, विभिन्न जाति का। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न जाति का कहाँ पे नजर आ रहा है? अ, अम या आ, ये समान जाति का है, तो ये तो नहीं होगा। दीर्घ ई और हरस्व ई और दीर्घ ये दोनों समान जाति का है। हरस्व उ और दीर्घ ये भी समान जाति का है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में देखिए अलग अलग जाति का दिख रहा है ना। ये एक अ दिख रहा है, एक ई दिख रहा है, तो ये दोनों अलग अलग हो गया। तो असवर्ण वर्ण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, असवर्ण वर्ण अगर आपको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? अ और दीर्घ ई, अ और उ, अ और ई, यानी दोनों अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग जाति का होना चाहिए। अब अलग अलग जाति यहाँ पे जैसे अगर मान लेते हैं, कोई भी सपोज दैट दो जाति हम अगर ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी आप जाति ले लीजिए। जैसे सपोज दैट एक हमने ले लिया यादव और यहाँ पे भी हमने कर दिया यादव। अब यादव में भी अलग अलग गोत्र वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ नहीं देखना है। लेकिन अगर यादव और यादव ये दोनों क्या हो गया? सजाति यानी समान जाति का हो गया। लेकिन अगर एक हम यहाँ पे बात करते हैं यादव, और मान लेते हैं एक और कोई अलग जाति हमने बात कर लिया, कोई भी एक हमने बात किया, मान लेते हैं ब्राह्मण का बात कर लिए, तो यहाँ पे क्या है कि ये विजातीय हो गया, यानी दोनों जो है वो अलग अलग जाति। हालांकि ऐसा ये नहीं है, हम सभी लोग मानव हैं, तो ये जाति वगैरह जो भी है एक भ्रम है और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा समझाने के लिए हमने ऐसा लिया है। तो ये क्या हो गया? सजातीय हो गया। ये क्या हो गया? विजातीय हो गया। इसको हम सवर्ण कहेंगे, इसको असवर्ण कहेंगे। ये दोनों चीज़ आपको याद रखने हैं। असवर्ण के की कहल जाए तो एकरा कहल जाए विजातीय। एकरा क्या बोला जाता है? विजातीय बोला जाए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि अ के जगह प्रयोग करल जाए। अ के जगह पे प्रयोग ककरा करल जाए? तो अ के जगह पे प्रयोग जो करल जाए वह ज के प्रयोग करल जाए और अ के प्रयोग करल जाती है। ये दोनों का प्रयोग जो वो किया जाता है। तीन चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं आगे। इसी में से हम थोड़ा सा नीचे हम ध्यान देते हैं। कहता है कि यदि य के जगह पे प्रयोग क्या किया जाता है? तो ज का और य का प्रयोग हमने देखा।
इस रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, तो य के जगह पे या तो ज, या तो अ, या तो फिर ई, ये तीनों का प्रयोग जो वो अंतस्या य के जगह पे करते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हो यमुना, तो यमुना को हम क्या बोलते हैं, जमुना। यमुना को हम क्या पढ़ेंगे, जमुना। यदि को हम बोलते हैं जदि या तो फिर जदि। यज्ञ यानी यज्ञ। यार को यार। प्यास को पियास और प्यार को प्यार। तो इस रूप में क्या है कि चेंज होकर के हम उस चीज़ को लिखते हैं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जहाँ भी अगर इस तरह के शब्द आपको दिखाई दे तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पे अंतस्या य लिखा हो उसको तोड़ करके आपको चेंज करके ज या तो फिर ई या तो फिर अ, ये तीनों के जगह पे आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। खोटा भाषा में व्यंजन के प्रकार है। तो खोटा भाषा में अगर व्यंजन के प्रकार अगर आपको पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 को। अगला सवाल है कि क वर्ग संबंधित है। क वर्ग जो है यानी क ख ग घ अंगा, तो ये जो बोला जाता है वो कहाँ से संबंधित है, किस जगह से इसका उच्चारण होता है। तो यहाँ से उच्चारण पूछा जा रहा है कि इसका उच्चारण जो है वो शरीर के किस अंग से होता है। तो याद रखेंगे क वर्ग का उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ से होता है। अगला सवाल है कि क वर्ग में व्यंजन वर्ण पावल जाए। क वर्ग में व्यंजन वर्ण जो पाया जाएगा वो कौन कौन सा होगा। तो स्वाभाविक बात है क ख ग घ अंगा, ये जो होगा वो क वर्ग का व्यंजन होगा। व्यंजन और स्वर क्या होता है, तो ये हम सारा चीज़ देख ही चुके हैं। अ अम या अ, ये सारा चीज़ हो गया, स्वर हो गया। बाकी जितने हैं वो सारा क्या हो गया, व्यंजन हो गया। चलिए ये सारे व्यंजन है, ऐसा नहीं कि ये व्यंजन नहीं, ये सारे जो है वो व्यंजन है। लेकिन क वर्ग का जो व्यंजन होगा वो कौन सा होगा, तो ये होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ट वर्ग किससे संबंधित है। तो ट ठ का उच्चारण जो होता है वो कहाँ से होता है। तो ट ठ ड ढ दंत मूर्धन्य। ट ठ ड ढ मूर्धन्य, तो मूर्धन्य यानी मूर्धा, यहाँ से मूर्धन्य इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से त थ द ध दंतना, तो त थ द ध दंतना, तो उसका दंत से उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे ट ठ ड ढ मूर्धन्य न, तो मूर्धन्य न जैसे न आप पढ़ेंगे तो यानी इसका उच्चारण जो होता है वो मूर्धन्य से होता है। चलिए त वर्ग किससे संबंधित है। तो त थ द ध दंत न, तो यानी दंत से इसका उच्चारण होता है। दंत इसको बोला जाता है ना। थोड़ा सा खोटा शब्दावली हमने लिखा है तो दंत सिंपल लिख दिया। त थ द ध दंतना, तो यानी दंतना इसका प्रयोग हो जाएगा। मूर्धाकर उच्चारण होवह है। तो मूर्धन्य का उच्चारण जो होता है वो कहाँ से होता है। तो याद रखेंगे तालु के ऊपर से जो उच्चारण होता है वो मूर्धन्य का प्रयोग उच्चारण होता है। तो मूर्धन्य का उच्चारण कहाँ से होगा, तो तालु के ऊपर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि च वर्ग संबंधित है। च वर्ग जो है वो किससे संबंधित है। च छ ज झ ये सभी जो होता है वो तालु से इसका उच्चारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तालव्य। तालव्य से इसका उच्चारण होता है। कंठ से क वर्ग, ट ठ ड ढ मूर्धन्य से होगा। त थ जो होता है वो दंत से उच्चारण होता है, ठीक ना। प फ, अब प फ उठता है सवाल, तो वो किससे उच्चारण होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। उन सारी चीज़ों को हम, सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। प वर्ग किससे संबंधित है, तो ये ओष्ठ से संबंधित है। कहाँ से है, तो ओष्ठ से, क्योंकि तालव्य से तो च छ होता है। दंत से क्या होता है, त थ द ध दंत न। ट ठ ड ढ मूर्धन्य, तो ट से होता है। कंठ से क वर्ग का होता है। तो एक एक करके सारा डाटा को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए कंठ से अगर उच्चारण की बात करें तो अ अम या आ, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहला क ख ग घ तो आपको याद हो गया, और फिर एक आपको याद रखना है ह। ये सारा जो है वो कंठ से ही उच्चारण इसका होता है। तालव्य से जो उच्चारण होता है ह्रस्व ई और दीर्घ ई, फिर उसके बाद च वर्ग तो आपको पता है, और फिर अंतस्य य, ये आपको याद रखना है। तो ये सारा उच्चारण जो है वो तालव्य से होता है। मूर्धन्य यानी ट ठ ड ढ, ये तो आपको याद रखना ही है। उसके बाद र, ये भी उच्चारण जो होता है वो मूर्धन्य से ही होता है। दंत से त थ द ध दंतना, ये तो सही आपको याद है, लेकिन ल और स ये आपको याद नहीं होगा, तो ये आपको याद रखने हैं। ओष्ठ से उच्चारण उ और उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये दोनों का उच्चारण जो होता है वो ओष्ठ से होता है। और प फ ब भ म, प वर्ग जो होता है, जैसे आप बोलेंगे प ह, तो देखिए आपका ओठ जो है वो कहीं ना कहीं ओठ आपका खुल रहा है और बंद हो रहा है। उ दीर्घ उ, तो यहाँ पे देखिए ऐसा लगेगा जैसे हम उसको ओठ से उसका उच्चारण कर रहे हैं, है ना। ज्ञ न और म, ये इसका उच्चारण जो होता है वो नासिक से होता है, ठीक है।
दंत प्लस ओष्ठ इसको दंतोष्ठ बोला जाता है, जिसका उच्चारण व उच्चारण जो होता है वो दंतोष्ठ से होता है। कंठ और तालव्य भी मिला करके उच्चारण जो होता है वो ए का उच्चारण होता है, और कंठोष्ठ यानी ओ, कंठ और ओठ ये दोनों को मिला करके जो उच्चारण होता है वो ओ का उच्चारण होता है। तो ये सारा चीज़ आपको डाटा याद रखना चाहिए। एक बार से कोई भी चीज़ याद नहीं होता है, बार बार इन चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप रिपीट करेंगे ये सारा चीज़ आपको याद आ जाएगा। जैसे क वर्ग हमने बोला कंठ से होता है, च वर्ग जो होता है वो तालव्य से होता है, ट वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य से होता है, त वर्ग जो होता है वो दंत से होता है, प वर्ग जो होता है वो ओष्ठ से होता है। तो उतना तो आपको याद हो गया। नासिक से ज्ञ न म होता है, दंतोष्ठ से व होता है, कंठ तालव्य से ए होता है, और कंठोष्ठ से क्या होता है ओ होता है। तो इतना सारा आपको याद रखने हैं। सवाल है कि जीभ, तालु, दांत और ओठ ये सभी से उच्चारण जो होता है ये सभी किसका उच्चारण हुआ है? तो अंतस्थ का। अंतस्थ जो भी है इसका उच्चारण जो है वो जीभ, तालु, दांत और ओठ ये सारा चीज़ से उच्चारण हुआ है, तो इसको अंतस्थ बोला जाता है ना। ये याद आ रहा है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि खोटा भाषा में कई गो अंतस्थ वर्ण पावल जाए। खोटा भाषा में कितना अंतस्थ वर्ण पावल जाए? तो ये आप नीचे लिखे हुए भी है। हालांकि कई जगह पे आपको 2 ठो मिलता है, लेकिन सिर्फ र और ल को ही मानते वो लोग अंतस्थ, ठीक है। लेकिन कई जगह पे आपको 4 मिलेगा, लेकिन आंसर इसका सही जो हो जाएगा वो 4 ही होगा। तो याद रखें कि 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतस्थ या र, ल और व ये चारों जो है वो अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसको पढ़ते भी है अंतस्थ य, लेकिन इसको शुद्ध अंतस्थिया बोल देते हैं, लेकिन अंतस्थ य पढ़ा जाता है ना। अंतस्थ र, ल और अंतस्थ व ये सारा चीज़ है। खोटा भाषा में व के जगह प्रयोग करल जाए, तो खोटा में व के जगह पे किसका प्रयोग होता है? तो ब का और ओ का, ये दुइयों का प्रयोग जो किया जाता है। जाइए थोड़ा सा आप एग्जाम्पल को देख लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे वर्षा, तो वर्षा को आप वर्षा लिख सकते हैं या तो फिर बरखा, क्योंकि ये स जो है इसके जगह पे या तो आप ये स का प्रयोग कर सकते हैं या तो फिर ख का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इसको भी चेंज करना है। ऐसा नहीं कि व को हमने चेंज कर दिया, स को चेंज ही नहीं किया, और आधा र को हमने पूरा र लिखा ही नहीं। तो जब आप खोटा में चेंज करेंगे तो हर चीज़ को आपको हर वर्ण का ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक वर्ण हमने चेंज कर दिया, दूसरा वर्ण हमने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे है वन, तो वन को बन या तो फिर बोन। पर्व, इसको परब बोलते हैं, है ना। वकील को ओकिल या वकील। वजन को ओजन, वजह के ओजह, वसूल के ओसूल। तो ये सारा चीज़ जो है वो आपको याद रखने। ये सारा शब्दावली जो है वो शुद्ध और अशुद्ध शब्द अगर आपको छांटने के लिए दे तो वहाँ पे ये सारा चीज़ आपको काम आने वाला है। और सिंपल है कि अगर आप कहीं भी जब वर्ण परिचय पढ़ते हैं तो वो पूरा भाषा का जड़ होता है, वो होता है वर्ण परिचय। जब तक आप वर्ण परिचय नहीं समझेंगे तब तक आप किसी भी भाषा को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए वर्ण परिचय इसलिए हमने सबसे पहले लिया ताकि यहाँ से सारी चीज़ों का कंसेप्ट जो वो क्लियर हो जाए। अगला सवाल है, खोटा भाषा में तालव्य स के जगह पे प्रयोग करल जाए। तो तालव्य स के जगह पे ककर प्रयोग करल जाए, तो इस स का प्रयोग होता है, ठीक ना। एक ही स का प्रयोग खोटा में होता ही है, इसलिए याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। खोटा इस स के जगह पे प्रयोग हुआ है, तो इस स के जगह पे जो प्रयोग किया जाता है वो इस स का प्रयोग भी होता है और ख का भी प्रयोग होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका देखा था, जैसे वर्षा हमने लिखा था, है ना। वर्षा लिखा था तो इसको हमने क्या लिखा था? वर्षा या तो फिर बरखा। बरखा ये दोनों जो है वो सही होगा। तो वर्षा और बरखा ये दोनों सही होता है, तो याद रखेंगे। जैसे हम कुछ शब्दावली यहाँ पे लिखे हैं, धनुष, तो धनुष को हम धनुख भी बोल सकते हैं और ये धनुष। वर्षा को वर्षा और बरखा। पुरुष को पुरुष और पुरुष, ये तीनों चीज़ आपको याद रखने। ये एग्जाम्पल आपका काम आने वाला है, इसलिए एग्जाम्पल को भी हमने लेने का प्रयास किया है। अगला सवाल है कि हर एक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग के कहल जाए। यानी हर वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो होता है उसे क्या कहा जाता है? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष या तो फिर अघोष। ये 4 चीज़ कई लोगों को कंफ्यूज करता है, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसको हम क्या कहते हैं? तो हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये जो होता है इसको हम अल्प प्राण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। तो ये थोड़ा सा हम अभी ही कंसेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों अगर जहाँ पे दिखाई दे 1, 3, 5 अल्प, है ना। 1, 3, 5 ये अल्प प्राण हो गया। महाप्राण क्या हो गया? 2 और 4, यानी हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो होगा वो क्या हो जाएगा? महाप्राण होगा। अब बोलेंगे तो अघोष और घोष क्या है? तो अघोष जो होता है
हर वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक ना, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा जो होता है वो क्या होता है, घोष होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको कई बार कंफ्यूज कर सकता है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक एक करके सारा एग्जाम्पल को हम देखेंगे तो वहाँ से सारा कवर होता जाएगा। जैसे देखिए अल्प प्राण क, ग और अंगा, च, छ को छोड़ देना है, ज और फिर झ को छोड़ देना है, फिर इया, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग कहल जाए तो ओकरा की कहल जाए महाप्राण बोला जाता है ना, महाप्राण। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो क, ग और अंगा ये तो अल्प प्राण हो गया, तो बचा ख और घ, ये क्या हो जाएगा, महाप्राण। यानी दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा ये जो दोनों जो होगा वो क्या हो जाएगा, महाप्राण होगा। प को छोड़ दीजिए क्योंकि पहला है, तीसरा छोड़ दीजिए और फिर पांचवा छोड़ दीजिए, तो फ और भ ये जो होगा वो महाप्राण होगा। तो दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा चौथा जो होगा वो क्या होगा, महाप्राण कहलाता है। ऊष्म वर्ण के में शामिल है, ऊष्म वर्ण कौन सा हो जाएगा, तो ऊष्म वर्ण इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा स और ह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हर एक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग कहल जाए तो हर वर्ग का दूसरा और पहला और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, अघोष होगा। क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। आइए थोड़ा सा अघोष हम किसे कहेंगे ये देख लेते हैं। अघोष जो होता है वो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये पहला और दूसरा, देखिए हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग है, वर्ण है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अघोष कहेंगे। और घोष किसे कहेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे क, ख हमने लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ग, घ और अंगा, ये तीनों क्या हो गया, घोष हो गया। अल्प प्राण क्या था, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा और चौथा। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, अघोष में क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, घोष में हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये दोनों चीज़ आप बार बार इसको रिपीट करेंगे, चारों चीज़ को, तब आपका बार बार कंसेप्ट क्लियर होगा, और नहीं तो ऐसे आप बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे इन चीज़ों पे। उम्मीद करते हैं आज ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं क्लियर होगा तो एक दो बार आप इस चीज़ को रिपीट करके देख लेंगे, आसानी से आपका याद हो जाएगा। हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग कहल जाए तो ओकरा कहल जाए घोष। याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। घोष आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है। जैसे ग, घ, अंगा, च, छ छोड़ दीजिए, ज, झ, इया, फिर ट, ठ छोड़ दीजिए, ड, ढ और मूर्धन्य न, फिर त, थ छोड़ दीजिए, द, ध और न। तो उस तरह से आप तीनों, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों वर्ण को क्या क्या बोलेंगे, घोष बोलेंगे। अघोष में शामिल वर्ण के नाम बतावा, तो अघोष में इनमें से कौन सा जो है वो अघोष में शामिल वर्ण है। तो अघोष सबसे पहले होता क्या है, फिर अभी हम याद दिलाते हैं, पहला और दूसरा। तो पहला देखिए झ है तो च, छ, ज, झ, इया, तो झ जो है वो चौथा है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। ट, ठ, ड, ढ, ता, था, दा, था, दम, तना, तो दम, तना तो है ये पांचवा है, तो ये भी नहीं होगा। ये जो वो चौथा है तो ये भी नहीं होगा। पा, फा, बा, फा, मा, ये भी पांचवा वर्ण है, ये क्या है, दूसरा वर्ण है, इसलिए पहला और दूसरा अघोष होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इन चीज़ों को आप इस तरह से भी चाहे तो आप आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल है कि खोठा प्रयोग ना हुआ है, तो खोठा में जिसका प्रयोग नहीं होता है वो अह का प्रयोग जो वो खोठा में नहीं होता है। ह्रस्व ई, अमिया आ और उ, इसका प्रयोग जो वो खोठा में होता है। आय, आओ, अंग, अह कर प्रयोग जो वो ना करल जाए, ये चीज़ आपको याद में रखना है। अगला सवाल है कि खोठा अनुनासिक अक्षर बतावा, तो खोठा में जो अनुनासिक अक्षर है वो कौन सा हो जाएगा, तो अंगा और इया, ये दोनों जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि खोठा ध्वनि के की कहल जाए, तो खोठा में जो ध्वनि को बोला जाता है वो उसे साड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, साड़ा। तो खोठा में ध्वनि को जो बोला जाता है वो साड़ा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। खोठाएं औ के रंग लिखल जाए, तो खोठा को में अगर औ लिखना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अ और ह्रस्व उ इसको लिखेंगे, दीर्घ उ नहीं लिखेंगे, ह्रस्व उ लिखेंगे। तो औ नहीं होगा, आय नहीं होगा, आव नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी औ। औरत, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था औरत, तो औ जोड़ रत, औरत ये हो जाएगा, है ना कि औरत इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका खोठा में नहीं चलेगा, है ना, ये आपको याद रखने। अगला सवाल है कि खोठाएं ऐ की तरह लिखल जाए, तो ऐ जे लिखल जाए वो की तरह लिखल जाए, तो अ और ई, ह्रस्व ई लिखेंगे, दीर्घ ई नहीं,
तो आई हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। खोठाएं दीर्घ ई कर प्रयोग कौन रूप में हुआ है? तो खोठा में दीर्घ ई का जो प्रयोग होता है जनरली तो खोठा में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पे सर्वनाम के रूप में जो है वो इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो याद रखेंगे, जैसे संज्ञा के बदले, संज्ञा के जो बदले में जो आता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे ऊ, ई, हम बोलते हैं ना कि ई हमर लगे या ई कलम हमर लगे, ई घरा हमर लगे, तो ई वहाँ पे क्या कि स्वतंत्र रूप से जब ई सर्वनाम के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे दीर्घ ई का प्रयोग जो है वो किया जाता है। दीर्घ ऊ का भी प्रयोग जो वो यहाँ पे होता है, सर्वनाम के रूप में दीर्घ ऊ का भी प्रयोग जो वो किया जाता है। ऊ घर तोर हको, ऊ बैल ककर लगे, ऊ गाय ककर लगे, है ना, ऊ कलम ककर लगे, ऊ मोबाइल ककर लगे। तो इस तरह से जो जहाँ पे प्रयोग जो होता है खोठा में सर्वनाम के रूप में जो प्रयोग किया जाता है। खोठाएं ऊ साड़ा के कौन रूप में लिखल जा है? तो याद रखेंगे दूरवर्ती सर्वनाम शब्द के रूप में। दूरवर्ती यानी ऊ घर ककर हगे, तो ऊ घर हमर हगे या ऊ घर ओकर लगे, तो ऊ वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे भी सर्वनाम के रूप में होता है, लेकिन दूरवर्ती सर्वनाम शब्द के रूप में जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है ज्ञ खोठाएं की बन जा है। तो ज्ञ अगर खोठा में अगर बात करें तो ग, गे या तो फिर गी, ये सारा चीज़ में चेंज हो जाता है। आइए थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो ठो, वहाँ से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे एक हमने लिखा यज्ञ, तो यज्ञ को हम क्या लिखते हैं? जैग, क्योंकि यह तो पहले चेंज हो गया किसमें? ज में, और ज्ञ किसमें चेंज हो गया? ग में, है ना, तो इसको बोलते हैं जैग। इसको क्या बोलेंगे? जैग लिखेंगे यज्ञ को। ज्ञान, ज्ञान को यहाँ पे ज्ञा क्या है? गी में बदल गया, गी और य, है ना, ज्ञान। तो ज्ञा पहले अमिया तो था ही, तो वहाँ पे हो जाएगा अमिया, और न लास्ट में था तो ना यहाँ पे जुड़ गया, ज्ञान। विज्ञान, तो विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान। प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा, इस तरह से लिखेंगे प्रतिज्ञा। तो ये सारा चीज़ आपको खोठा में लिखने का आदत डालना पड़ेगा, धीरे धीरे आप लिखते जाएंगे तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर होता चला जाएगा। अगला सवाल है एकर में कौन कौन खोठक आपन महाप्राण ध्वनि साड़ा है? जिसको हम साड़ा बोलते हैं ध्वनि को, तो दोनों चीज़ को हम थोड़ा सा लिख दिए ताकि दोनों चीज़ समझ में आ जाए। ध्वनि को ही साड़ा कहा जाता है खोठा में। तो एकर में कौन कौन खोठक आपन महाप्राण साड़ा है या महाप्राण ध्वनि है? तो नह, मह, लह और रह, यानी NH, MH, LH और RH, ये चार जो है वो क्या होता है? इसके अंतर्गत आता है। तो ये चार आपको याद रखने हैं, NH, MH, LH और RH, नह, मह, लह और रह। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे नहीं बोलते हैं खैल है, तो खैल है, ख ई आधा ल ह, तो यहाँ पे देखिए खैल है, गैल है, करल है, तो यहाँ पे आधा ल और ह का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। इस तरह की शब्दावली जहाँ पे भी आता है, खैल है, गैल है, करल है, पील है, तो इस तरह से घूमल है या आइल है, तो यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, ठीक ना। और भी कई सारे, एक हमने लह का LH का हमें एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल होता है। खोठा यह शब्द एक आगू की रंग भय जाए, यानी शब्द के आगे में अगर यह हो तो क्या होगा? तो शब्द एक आगू की रंग भय जाए, तो ये होता है या तो फिर ज हो जाएगा या तो फिर ई हो जाएगा। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल एक हमने लिया यज्ञ, तो यहाँ पे य जो वो ज में बदल गया, यहाँ पे क्या है? ज में बदल गया। याद, याद क्या है? यहाँ पे याद हो गया, यानी ई में यहाँ पे बदल गया, ई, याद रखेंगे, यहाँ पे ई में बदल गया। यार को यार बोलते हैं, यदि के जदी, तो यहाँ पे ज में बदल गया। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अगला सवाल है एकर में केकर प्रयोग खोठाएं नाय हवो है, तो इसमें से बताना कि इनमें से किसका प्रयोग जो वो खोठा में नहीं होता है। तो का इसका तो प्रयोग होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, और आज का ये आखिरी सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट करके बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। खोठा यह साड़ा शब्द एक मांझे आर से की रंग भैजा है, तो अगर शब्द के बीच में यह का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? किस में बदल जाएगा? ई में, इया में, ई में या फिर ई सभे? तो आप आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। ABCD जो आंसर होगा आप कमेंट करके बताएंगे। और यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।
और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे जब भी कोई वीडियो लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से अगला सारा वीडियो को आप आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं इसका पार्ट 2 में। ये पहला पार्ट था, इसका पार्ट 1 था। जल्द ही हम इसका पार्ट 2 अपलोड करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे वहाँ से आपका जितना भी बचा वर्ण परिचय का दूसरा जितना भी पार्ट बचा हुआ है वो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये खोटा ग्रामर का लगभग आपका 20 सेक्शन यानी 20 पार्ट में आपका आने वाला है। लगभग 1000 क्वेश्चन जो वो खोटा का आपको खोटा ग्रामर का मिल जाएगा। और ये आने वाले अगला 20 दिन में नहीं, आपको उससे पहले, उससे कम दिन में ही हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले भी इसको प्रयास किया जाए कि आपको 20 दिन से पहले भी दे दिया जाए, और नहीं तो कम से कम 20 दिन में तो आपको 20 पार्ट आपको अपलोड कर दिया जाएगा इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।